अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस क्लास में आप सबका स्वागत। बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हम चीन की विदेश नीति को पढ़ रहे हैं और आज की इस क्लास में हम चीन की विदेश नीति के अगले चैप्टर को देख रहे हैं और ये है चीन की विदेश नीति के निर्माणक तत्व। चीन की विदेश नीति और उसके निर्माणक तत्व। चीन का उदय और विश्व राजनीति में उसकी धमक। उसने एक कमजोर देश के रूप में जन्म लिया, लेकिन एक शक्तिशाली नेतृत्व ने आज उसे विश्व का सिरमौर बना दिया। महाशक्ति के रूप में आज दुनिया उसे देख रही है। इस चीन की विदेश नीति के कुछ निर्माणक तत्व हैं और उसका यदि हम आकलन करें तो उसमें ये है कि एक चीन एक महाशक्ति का विश्वास। पहली बात तो उसके जो नेता हैं उन्होंने ये मान लिया है कि हमारी देश को कोई चुनौती नहीं दे सकता। अगाध विश्वास है, चाहे उसको माओ का नेतृत्व मिला और चाहे आज डेंग जियाओपिंग का नेतृत्व। चीन विश्व का शक्तिशाली देश है और उसको विश्व पटल पर बहुत बड़ी भूमिका अदा करनी है। एक भूमिका उसकी बहुत बड़ी है, उसको इग्नोर करके, उसको हटा के विश्व राजनीति की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वह कल्पना नहीं की कर सकते। कल्पना नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है कि चीन जो है वो एक बहुत शक्तिशाली देश है और वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो माओ ने सपना देखा था वो आज सच के धरातल पर खरा उतर रहा है और हमारे सामने ये दिख रहा है। दूसरी जो बात है वो है उग्र राष्ट्रीयता। उग्र राष्ट्रीयता, चीन का नेतृत्व जो मानता है चंगेज खान, चाहे आपके कुबलाई खान, ये उनके वंशज, और ये एक उग्र जो विस्तारवादी नीतियों में विश्वास करते थे, जिन्होंने उस तात्कालिक चीन का बहुत बड़ा विस्तार किया था। उस चीन की भावना उग्र राष्ट्रीयता, यदि किसी देश में राष्ट्रीयता की भावना उग्र हो जाती है तो फिर उस देश को चुनौती नहीं दी जा सकती। और आज उसी उग्र राष्ट्रीयता के ऊपर यह चीन बना हुआ, चीन की नीति बनी हुई है, चीन वहां पर। तीसरी जो बात है वो है राष्ट्रीय हित। किसी भी देश की जो नीति होती है वो राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है और चीन की बहुत कुछ जो विदेश नीति है जो बनी है वो सारी राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। और ये क्या है, वैसे तो ये माना जाता है कि यह साम्यवादी है, साम्यवाद पर आधारित है, लेकिन ये
तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से अपने में परिवर्तन भी लाता है। राष्ट्रीय हित क्या है और राष्ट्रीय हितों से उसकी विदेश नीति प्रभावित होती है। उसकी विदेश नीति जो है वो इस साम्यवाद को भी तिलांजलि दे देती है यदि समय की मांग है। समय और परिस्थितियां कैसी हैं, तो वास्तविक निर्धारण जो उसकी विदेश नीति का हो रहा है वो आपके राष्ट्रीय हितों पर है। राष्ट्रीय हितों के अनुरूप वह अपना लचीला रुख, यहां साम्यवाद जो कठोर साम्यवाद है उसको वह लचीले साम्यवाद के रूप में आ जाता है। यहां परिवर्तन, राष्ट्रीय हित क्या कहते हैं, देश के हित अभी क्या है, तो हितों के अनुकूल बदलने की जो नीति है वो आपके इस चीन की है जो उसकी विदेश नीति का निर्माण कर रहा है। फिर आपके आता है यहां परंपरागत प्रवृत्तियां। यहां जो चीन की विदेश नीति है वो आपके परंपरागत प्रवृत्तियां और साथ ही साथ आधुनिक राष्ट्रवाद जो है इनका तालमेल है। परंपरागत जो आपके प्रवृत्तियां क्या है और जो आपके कह सकते हैं कि आधुनिक राष्ट्रवाद, यानी चीन ये मानता है कि चीन विश्व की राजनीति का धुरी है, वह सबसे बड़ा प्राचीन सभ्यता वाला देश है और चीन की सभ्यता वो कई हजार साल पुरानी है। वह उसका विस्तार बहुत प्राचीन में जाते हैं तो चीन की सभ्यता का सभ्यताओं का जन्म चीन से माना जाता है और कई जो अपने विकास हुए उसमें चीन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो आधुनिक विकास हैं वह चीन से माने जाते हैं। कई ऐसे आविष्कार वगैरह चीन ने प्राचीन उसमें काल में किए और उसका जो प्रभाव है वो आज भी देखा जाता है। और इसलिए वो ये मानते हैं कि जब हमारा देश बहुत प्राचीन है, सभ्यताओं वाला देश है, तो उसका प्रभाव आज भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। आज भी जो है वह विश्व राजनीति में इसकी प्रभाव जो है वो बढ़ना चाहिए। और आधुनिक इसको फिर उसने जो आधुनिक राष्ट्रवाद का जामा पहना दिया। परंपरागत प्रवृत्तियां तो थी वो, और उसने इसको आज आधुनिक राष्ट्रवाद का एक जामा, और फिर उस राष्ट्रवाद के आधार पर उसने अपने को अपना विकास कर दिया। और आज भी जो चीन में, यदि हम चीन को देखें तो चीन में प्राचीन सभ्यता के कई केंद्र हैं। चाहे चीन की विशाल दीवार हो, चाहे आपके चीन में लेखनी का हो, चीन के सम्राटों की विजय हो, चाहे वो आपके चंगेज खान की विजय हो जो मंगोलिया और वहां से उसका विस्तार हुआ, चाहे आपके कुबलाई खान वगैरह जो इतिहास प्रसिद्ध इनके रहे हैं। और बाद में जो आपके माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन ने उस राष्ट्रवाद को, प्राचीन राष्ट्रवाद को आधुनिकता राष्ट्रवाद के रूप में लिया और अपने को विश्व शक्ति के रूप में यहां प्रदर्शित किया। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी थी। और फिर जो बात थी वो ये है, वो साम्यवादी विचारधारा जो इसके निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, वो आपके साम्यवादी विचारधारा है। और साम्यवादी जो विचारधारा है वो ये मानती है कि अंतिम विजय जो साम्यवाद की होगी, और ये विश्वव्यापी जो क्रांतिकारी संघर्ष है वो इसके माध्यम से हो रहा है। और ये यदि हम इसके शासकों में देखें तो माओ ने इस साम्यवादी विचारधारा
के संदर्भ में कहा था कि शक्ति जो है वो बंदूक की गोली से निकलती है। राजनीतिक शक्ति जो है वो आपके बंदूक की नली से उत्पन्न होती है, और बंदूक की नली से कोई भी शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। और ये बहुत फेमस कोटेशन रही है, क्योंकि उसने उस बंदूक की गोली से अपने विरोधियों को खत्म कर दिया और एक शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान किया देश को। कोई भी माओ को उस काल में चुनौती देने वाला नहीं रहा, और चीन एक शक्तिशाली देश के रूप में हमारे सामने आ गया। और इस संदर्भ में माओ ने कहा भी था कि शत्रु आगे बढ़ता है। जब शत्रु और उसके संदर्भ में उसने जो परिभाषाएं अपनी कोटेशंस अपने उसमें दी थी, उसमें यह है कि शत्रु आगे बढ़ता है, हम पीछे हटते हैं। शत्रु खाई खोदता है, हम उसे परेशान करते हैं। शत्रु वह थकता है, शत्रु थकता है, हम उस पर हमला करते हैं। वह पीछे हटता है, हम उसका पीछा करते हैं। यानी वह इस प्रकार से उस शत्रुओं को परेशान करके और कमजोर कर देता है, और कमजोर करके और अपने को वहां स्थापित कर देता है। तो ये नीति जो थी वो माओ के नेतृत्व में आई, और उसके बाद चीन के जो भी शासक रहे वे शासक शक्तिशाली रहे। और चाहे हम देखें तो वर्तमान समय में ये भी देखा जाए तो डेंग जियाओपिंग जो चीन के शासक है, इन्होंने भी जो चीन में क्रांतिकारी और मूलगामी परिवर्तन किए कि चीन जो राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अपनी विदेश नीति को कैसे बदल सकता है, वो उसमें उसने ये किया कि उदारवादी अर्थव्यवस्था को कम किया और सामूहिक नेतृत्व की कुछ मौलिक सफल प्रयोग किए। तो इसके परिणाम स्वरूप आज चीन जो है वो विश्व का एक शक्तिशाली देश है। इस एशिया महाद्वीप में चीन को नकारा नहीं जा सकता, और आज भी भारत के लिए संकट का कारण चीन ही है, और चीन ने भारत को घेर रखा है। यदि भारत की विदेश नीति जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है तो इधर आपके चीन से है। चीन तिब्बत उसका अंग बन गया अस्थायी रूप से। हांगकांग जो ब्रिटेन के पट्टे में था, उसने उसको एक स्वायत्त प्रदेश के रूप में अपने में शामिल कर दिया। ताइवान को वो खत्म ही कर रहा है। नेपाल में उसने साम्यवादी विचारधाराओं के तहत हस्तक्षेप कर रखा है, और इधर आपके पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी देश। तो और वर्तमान समय में भारत और चीन की सेनाएं जो लद्दाख के आसपास आगे पीछे हो रही है, तो वो भारत के लिए, भारत की सेनाओं के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। यानी चीन जो है वह आज विश्व का एक शक्तिशाली देश है, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चीन को नकार नहीं सकते। भले कितना ही वो हो, लेकिन इसको हम नकार नहीं सकते। थैंक यू।